से अपना बना लेना चाहता है, जिसके लिए वो हर मुमकिन कोशिश करने में लगा है। वहां नैना हर गुजरते दिन के साथ खुद को हेल्पलेस महसूस कर रही है। वो कभी इमोशंस के साथ बह जाती है तो कभी खुद पर बहुत कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश करती है। यहाँ अभी शेखर उसके बहुत करीब है और नैना जिस स्टेट ऑफ माइंड में है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। इसलिए वो शेखर के साथ इस समय खुद को रोक नहीं पाती। शेखर इस समय का पूरा फायदा उठा लेना चाहता है। वो नैना के चेहरे पर बिखरते बालों को अपनी उंगलियों से उसके कान के पीछे करता है और धीरे से नैना के गालों को चूमता है। नैना भी होश खोने लगती है। वो शेखर के गले में अपनी बाहें डालकर उसे अपने आगोश में ले लेती है। नैना के लिए ये सब भावनात्मक है, मगर शेखर जानता है कि वो क्या कर रहा है और इसलिए वो नैना को वहां से पास ही एक रिजॉर्ट में चलने के लिए कहता है। नैना, मुझे लगता है हमें यहां से चलना चाहिए। नैना आंखें खोलती है और खुद को शेखर के गले से लगे हुए पाती है। वो शेखर से पूछती है, मगर यहाँ क्या प्रॉब्लम है शेखर? कितनी खूबसूरत जगह, ठंडी हवा, शहर के पॉल्यूशन और शोर शराबे से बिल्कुल हटकर। देखो, वहां हमारी तरह कितने सारे कपल्स भी हैं। थोड़ी देर यहीं रुकते हैं ना, फिर चलते हैं। नैना का ऐसा कहना शेखर टाल नहीं सकता, मगर वो एक कोशिश करता हुआ नैना से कहता है, नैना, मैं सोच रहा था कि हमें थोड़ा सा वक्त साथ में गुजारना चाहिए। नैना इस पर कुछ नहीं कहती, बस शेखर के होठों पर उंगली रखते हुए उसे चुप करवा देती है। शेखर जानता है कि नैना इस समय कुछ सोचने समझने के मूड में नहीं है, इसलिए वो नैना से कुछ नहीं कहता और मन ही मन में सोचता है, ये लड़की भी ना, इसे समझना बहुत मुश्किल है। अच्छा खासा हम साथ जा सकते थे, एक साथ एकदम अकेले, मगर इसे तो यहां रहना है, खुली हवा में, नेचर के बीच। नहीं नहीं शेखर, तू हाथ आया मौका ऐसे नहीं गंवा सकता है। तुझे कैसे भी करके नैना को कन्विंस करना होगा। आखिर इस पर पूरा तेरा ही तो अधिकार है। ऐसा सोचता हुआ शेखर जैसे ही नैना से कुछ कहने लगता है, नैना के कानों में विवेक की आवाज सुनाई देती है। विवेक की आवाज सुनते ही नैना झट से शेखर से दूर हो जाती है और होश में आती है। वो अपने आसपास विवेक को ढूंढने लगती है, मगर उसे विवेक कहीं दिखाई नहीं देता। नैना के माथे पर लकीरें आ जाती हैं और वो मन ही मन में सोचने लगती है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अभी अभी विवेक की आवाज सुनी है, मगर वो मुझे कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा? नैना को अचानक इस तरह से घबराया हुआ देखकर शेखर उससे पूछता है, क्या हुआ नैना, तुम ठीक तो हो ना? ये सुनकर नैना शेखर की तरफ देखती है और उससे कहती है, विवेक। नैना जैसे ही विवेक का नाम लेती है, शेखर के कान खड़े हो जाते हैं और वो भी अपने आसपास विवेक को ढूंढने लगता है, मगर किसी को भी विवेक दिखाई नहीं देता। तब शेखर नैना से पूछता है, यहां विवेक नहीं है नैना? नैना कहती है, मगर मैंने उसकी आवाज सुनी है शेखर, वो यहीं कहीं है। अगर उसने हमें ऐसे देखा तो? नैना जैसे ही ऐसा कहती है, शेखर को गुस्सा आ जाता है और नैना से कहता है, वॉट डू यू मीन नैना? अगर उसने हमें ऐसे देखा, इसका क्या मतलब है? हम कोई पहली बार तो नहीं मिल रहे हैं और और वो तो हमारे बारे में जानता है, राइट? शेखर के ऐसा कहते ही नैना को रियलाइज होता है कि उसे ये नहीं करना चाहिए था। तब जैसे ही नैना इस बात को कवर करने की कोशिश करती है कि तभी एक बार फिर से विवेक की आवाज आती है और इस बार शेखर और नैना दोनों ही उस आवाज को सुनते हैं। वो जैसे ही विवेक की आवाज की तरफ पलटते हैं, वहां एक आदमी अपनी वाइफ को बुलाकर उसकी फोटोज क्लिक करने के लिए कह रहा होता है। ये विवेक नहीं है, बल्कि कोई बिल्कुल विवेक की तरह आवाज वाला कोई आदमी है। उसे देखते ही शेखर नैना की तरफ और नैना शेखर की तरफ देखती है। तब शेखर नैना से कहता है, नैना, चलो यहां से चलते हैं। नैना समझ जाती है कि शेखर का मूड बहुत बुरी तरह से खराब हो चुका है, मगर वो भी उससे अभी तक कोई बात नहीं करना चाहती। इसलिए दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। यहां राहतगढ़ में विवेक राजा साहब के साथ बैठा उनकी दवा को अलग अलग कर रहा है। उनकी हॉस्पिटल की फाइल के डॉक्यूमेंट्स पर कुछ देख रहा है। विवेक को ऐसा करते हुए देखकर राजा साहब उसे प्यार से देखते हैं और मन ही मन में सोचते हैं, काश मैं बहुत पहले ही बीमार पड़ गया होता। एक बार क्यों,
मैं काश बार बार बीमार पड़ता, कम से कम ये लड़का मेरे पास रहता, मुझसे इतनी दूर तो ना जाता। खैर, अब जो हो गया सो हो गया, उसे तो मैं नहीं बदल सकता। अगर अब मैं जानता हूं कि इसे मेरी कद्र हो रही है, जैसे ये मेरे लिए इकलौता है, वैसे मैं भी इसके लिए इकलौता हूं। भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। अच्छा हुआ मैंने ये सब नाटक किया, और अब मैं तुम्हें यहां से कहीं नहीं जाने दूंगा विवेक। इसके लिए भले ही मुझे हमेशा बीमार बने रहने का नाटक ही क्यों न करना पड़े। राजा साहब ऐसा सोच रहे होते हैं कि विवेक को मेडिसिन में कुछ गड़बड़ लगती है, और वो बार बार उन्हें चेक करता है। और जब उसे वो मेडिसिन समझ नहीं आती, तब वो मोनिका को जोर से चिल्लाकर बुलाता है, मोनिका, मोनिका। विवेक की आवाज में गुस्सा भरा हुआ है। मोनिका किसी से फोन पर कुछ बात कर रही थी, पर उसके कान में जैसे ही विवेक की आवाज सुनाई पड़ती है, वो झट से कॉल कट करके उस आवाज की तरफ दौड़ती है। वो सीधी राजा साहब के रूम में पहुंचती है। हांफती हुई मोनिका जैसे ही रूम में पहुंचती है, वो देखती है कि राजा साहब उसे कुछ इशारा कर रहे हैं, जिसे वो समझ नहीं पाती। और जैसे ही राजा साहब की तरफ जाने लगती है, विवेक उसे घूर कर देखता है और उससे कहता है, ये सब क्या है मोनिका? मोनिका विवेक के आगे हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स, दवाइयां, फाइल्स, सब कुछ बिखरा हुआ देखती है। तब विवेक के चेहरे पर उसकी नजर पड़ती है, जो बहुत गुस्से में है। मोनिका विवेक से पूछती है, अब क्या हुआ, कौन सा? तब विवेक मोनिका को एक प्रिस्क्रिप्शन दिखाते हुए पूछता है, मोनिका, इसमें दादाजी की एक दवा लिखी हुई है, मगर इन मेडिसिन में मुझे वो मेडिसिन क्यों नहीं दिख रही है जो यहां लिखी है? मोनिका विवेक की तरफ आती है और उसे चेक करती है। तभी उसे याद आता है कि डॉक्टर ने उसे बस प्रिस्क्रिप्शन दिया था, मगर वो दवा राजा साहब को देनी ही नहीं थी, क्योंकि राजा साहब बीमार नहीं हैं। यहां मोनिका सोच में पड़ जाती है। वहां राजा साहब जानते हैं कि मोनिका किस दुविधा में है, और यहां विवेक मोनिका को चिल्लाकर कहता है, जवाब दो मोनिका, तुम जानती हो ना ये कितना डेंजरस हो सकता है दादाजी के लिए। मोनिका चुपचाप सर झुकाकर विवेक की बातों को सुनती है और हाँ में सिर हिलाती है, और विवेक से कहती है, ये दवा अभी खत्म हुई है, मैंने ऑर्डर दिया है। ये सुनकर विवेक मोनिका से कहता है, मोनिका, दादाजी की एक भी दिन की दवा मिस नहीं होनी चाहिए, और अगर तुम ये सब नहीं संभाल सकती हो तो मुझे बताओ, मैं इसका कोई और रास्ता निकाल लूंगा। विवेक के ऐसा कहते ही मोनिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी राजा साहब बीच में विवेक को टोकते हुए कहते हैं, विवेक, मैंने मोनिका को ऑफिशियल काम के लिए बाहर भेजा था, जब ये दवा लेने जा रही थी। इसमें इसकी गलती नहीं है। तुमको जो बात करनी है मुझसे करो। मोनिका से इस तरह से बात करने वाले तुम कोई नहीं होते। जब तुम नहीं थे तब इसने ही हमेशा मेरा ध्यान रखा है, समझे तुम? राजा साहब के मुंह से मोनिका के लिए फेवर सुनकर विवेक का माथा चढ़ जाता है, और वो वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही आजाद वहां आ जाता है और मोनिका को रोते हुए देखकर उससे कहता है, कुंवर साहब को किसी लड़की से कैसे बात करनी है ये तो समझना चाहिए था ना। मोनिका, मुझे बताओ, कौन सी दवा है, मैं लेकर आता हूं। आजाद के ऐसा कहने पर राजा साहब आजाद से कहते हैं, ये सब मोनिका संभाल लेगी आजाद, तुम विवेक के पीछे जाकर देखो, कहीं वो गुस्से में यहां से चला ना जाए। राजा साहब का ये काम आजाद को बहुत बुरा लगता है, मगर राजा साहब की नजर में अच्छा बने रहने के लिए आजाद मुस्कुराते हुए वहां से विवेक के पीछे चला जाता है। अब राजा साहब मोनिका के सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, मोनिका, तुम बहुत बहादुर लड़की हो। विवेक को सच का पता नहीं है, इसीलिए वो तुम पर चिल्ला कर चला गया। मैं जानता हूं तुम उसकी बात को भी समझोगी। इस पर मोनिका थोड़ा सा मुस्कुराती है और राजा साहब से कहती है, दादाजी, मुझे कुंवर साहब का आपके लिए कंसर्न दिखाना बहुत अच्छा लगा, मगर जिस ढंग से उन्होंने बात की, उस ढंग से मुझसे कभी किसी ने बात नहीं की, और विवेक से तो मैं उम्मीद भी नहीं कर सकती थी, इसीलिए मुझे रोना आ गया। आई एम सॉरी। मोनिका की इस बात पर राजा साहब उसे मुस्कुराते हुए देखते हैं और कहते हैं, मोनिका, मैं विवेक के यहां आने से बहुत खुश हूं। अब आज जो हुआ है वो देखकर मुझे ये तो पता चल गया है कि वो मेरी बहुत केयर करता है, और इसीलिए उसने ऐसा किया। तो अगर मुझे नाटक और करना पड़ेगा तो मैं करूंगा,
क्योंकि मैं जानता हूं विवेक की जिंदगी यहाँ है, मुंबई जैसे भीड़ भाड़ वाले शहर में नहीं, जहां उसे रहने और खाने के लिए भी मोहताज रहना पड़ता है। ऐसा कहते हुए राजा साहब को नैना याद आ जाती है और वो मोनिका से नैना के लिए पूछते हैं, मोनिका, उस लड़की का क्या हुआ? वो नैना दादाजी? हाँ हाँ वही। क्या हुआ? वो विवेक से कोई बात करने की कोशिश करती है या नहीं? ये सुनकर मोनिका मन ही मन में सोचती है, अब आपको कैसे बताऊं दादाजी, नैना तो नहीं, मगर विवेक रह रहकर नैना के बारे में सोचते हैं। मुझे तो लगता है कि अगर उन पर नजर नहीं रखी जाए या उनका माइंड डाइवर्ट न किया जाए तो वो जल्द ही नैना के साथ या तो चले जाएंगे या उसे यहीं अपने पास आने के लिए कहेंगे। मोनिका जब ऐसा सोच रही होती है तब राजा साहब मोनिका से पूछते हैं, मोनिका, क्या ऐसा कुछ है जो मुझे पता होना चाहिए मगर अभी तक पता नहीं है? उनकी ये बात सुनकर मोनिका थोड़ा घबरा जाती है और उनसे कहती है, नहीं दादाजी, मैं आपको सारी खबर देती रहती हूँ। नैना और विवेक बिल्कुल भी टच में नहीं है। आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। राजा साहब को मोनिका की बात पर बहुत भरोसा है। मोनिका के ऐसा कहने पर राजा साहब मुस्कुराते हैं और किसी को फोन लगाते हैं। उनके फोन लगाते ही मोनिका वहां से चली जाती है। यहाँ विवेक गुस्से में राजा साहब के रूम से निकलते हुए सोचता है, क्या मजाक बना रखा है सबने, दादाजी की उम्र का तो लिहाज करना चाहिए। मोनिका से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। दवा ऑर्डर की है का क्या मतलब? दुनिया भर के नौकर चाकर हैं यहाँ, और कुछ नहीं तो कम से कम मुझसे ही कहा होता कि अर्जेंट में है तो मैं ही ले आता। एक नर्स होकर मोनिका को एक पेशेंट के साथ ऐसा करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। विवेक ऐसा सोचते हुए जा ही रहा होता है कि तभी आजाद उसके पीछे जाता है और बड़बड़ाते हुए कहता है, शहर में रहने वालों को जाने तमीज क्यों नहीं होती। विवेक आजाद को बड़बड़ाते हुए सुन लेता है मगर वो कुछ रिएक्ट नहीं करता और चुपचाप आगे चलता रहता है। यहाँ जैसे ही आजाद नोटिस करता है कि विवेक ने उसकी बात पर कुछ रिएक्ट नहीं किया, वो फिर से कहता है, लड़की की इज्जत बस सिर्फ एक गांव में रहने वाला ही कर सकता है। बड़े बड़े शहरों के लोग तो बहुत छोटी हरकतें कर जाते हैं और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं होता। आजाद जैसे ही ऐसा कहता है विवेक रुक जाता है और पलटकर आजाद की तरफ देखता है। विवेक पहले से ही डिस्टर्ब्ड है, ऊपर से आजाद की ये बातें। विवेक की आंखों में गुस्सा है। आजाद की बातों का जवाब कैसे देगा विवेक? जानने के लिए सुनिए श्रीमान सुपर रिच का अगला भाग सिर्फ पॉकेट एफएम पर। विवेक जैसे ही पलटकर आजाद की तरफ गुस्से में देखता है और आजाद से कुछ कहने लगता है कि तभी वहां से मोनिका निकलती है। विवेक मोनिका को जाते हुए देखता है मगर आजाद मोनिका के पीछे चल देता है। विवेक को आजाद की ये हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। गुस्से में बौखलाया विवेक वहां से पैर पटकते हुए चला जाता है। उधर अस्पताल का कमरा एंटीसेप्टिक की खुशबू से भरा हुआ है। रेखा हॉस्पिटल के प्राइवेट वार्ड के बिस्तर पर लेटी हुई है। डॉक्टर कपूर उसके बिस्तर के पास खड़े हैं और नैना के साथ उसकी रिपोर्ट्स को लेकर चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर कपूर रिपोर्ट्स की तरफ देखते हुए नैना से कहते हैं, अब चीजें काफी ठीक नजर आ रही हैं, ब्लड रिपोर्ट भी ठीक है। ये सुनकर नैना खुश होते हुए कहती है, अभी मम्मी को कितने दिन और एडमिट रहना पड़ेगा? इस पर डॉक्टर कपूर कहते हैं, अब कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, पर अभी हम इन्हें कुछ और दिन ऑब्जर्वेशन में रखने की सोच रहे हैं। डॉक्टर की ये बात सुनकर रेखा बोल पड़ती है, सी डॉक्टर, इस एक्सीडेंट की वजह से मेरा बहुत सारा काम अटका हुआ है और इलेक्शंस सर पर हैं। मैं अब इस हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहती। ये सुनकर डॉक्टर कपूर कहते हैं, देखिए मैडम, कुछ दिन और आपको यहां रहना ही पड़ेगा। इस पर रेखा नाराज होते हुए डॉक्टर से कहती है, मैंने कहा ना, अब मेरा यहां रुकना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और आपने ही तो अभी कहा कि अब सब ठीक है। इस पर डॉक्टर कपूर रेखा की तरफ देखते हुए बोलते हैं, हेल्थ सही होगी तो बाकी काम भी होते रहेंगे। मैं आपकी भलाई के लिए ही तो बोल रहा हूं। आपको अभी कुछ दिन और यहां रुकना पड़ेगा। डॉक्टर की इस बात पर रेखा अपने बेड से उतरती है और थोड़ा सा वॉक करते हुए डॉक्टर से कहती है, देखो देखो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। रेखा की हरकतों को देखकर डॉक्टर कपूर कुछ सोचने लग जाते हैं कि तभी नैना कहती है, डॉक्टर,
अगर हम अभी मम्मी को यहाँ से डिस्चार्ज करवा लें और चेकअप के लिए दोबारा आ जाएं तो? रेखा के हॉस्पिटल से बाहर जाने की डेस्परेशन को देखकर डॉक्टर कपूर नैना से कहते हैं, हाँ, ओके, अगर आप लोग ऐसा ही चाहते हैं तो ठीक है, पर आपको हर दूसरे दिन चेकअप के लिए हॉस्पिटल आना ही पड़ेगा। इतना कहकर डॉक्टर कपूर वार्ड के बाहर चले जाते हैं। रेखा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने की बात सुनकर खुश हो जाती है और नैना से कहती है, तुम पार्टी ऑफिस की टीम को कॉल करो और उनसे कहो कि मेरे हॉस्पिटल से ठीक होकर निकलने की खबर को हर एक न्यूज ग्रुप और सोशल मीडिया पेज पर पहुंचा दें। मैं पब्लिसिटी के इस फ्री के मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। नैना रेखा की हाँ में हाँ मिलाती है और फोन से एक मैसेज टाइप करके सेंड कर देती है। नैना रेखा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाने की फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के लिए इधर उधर दौड़ भाग कर रही है और रेखा अपने वार्ड में बैठी सोच रही होती है, अब मुझे आने वाले कुछ दिनों में अपने कदम फूंक फूंक कर रखने पड़ेंगे, वरना उस विवेक की तरह कब कोई आस्तीन का सांप मुझे डसने की कोशिश करने लगे। एक बार इलेक्शंस हो जाएं और मैं सीएम की कुर्सी तक पहुंच जाऊं, उसके बाद सबसे पहले उस कमिश्नर के होश ठिकाने लगाऊंगी और फिर सिद्धार्थ को जेल से छुड़वाऊंगी। और वो विवेक, काश मैंने नैना को उससे डिवोर्स लेने से ना रोका होता, तो आज मेरी हंसती खेलती फैमिली बर्बाद नहीं होती। पर कोई बात नहीं, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। मैं दोबारा कोई चक्कर चलाकर उसकी भी लाइफ बर्बाद कर दूंगी। अगर मैंने उसे दोबारा से अपना कुत्ता ना बना दिया तो मेरा नाम भी रेखा नहीं। रेखा ये सब सोच ही रही होती है कि तभी वार्ड का दरवाजा खुलता है, जिसके कारण रेखा अपने ख्यालों की दुनिया से निकलकर दरवाजे की तरफ देखती है। सेठ धनराज और 4-5 लोग बड़े बड़े गुलदस्ते लेकर रेखा के वार्ड में आ जाते हैं। रेखा उनको देखकर अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान ले आती है और अपने दोनों हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करती है। सेठ धनराज रेखा को गुलदस्ता देते हुए कहते हैं, रेखा मैडम, हमें आपकी बहुत ही चिंता हो रही थी, पर भगवान की दया से आप बिल्कुल ठीक हो गई हैं। ये सुनकर रेखा कहती है, धनराज जी, चिंता मेरी नहीं, इलेक्शन फंड्स की कीजिए। आपने बाकी बचे बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट को हमारे साथ आने को मनाया कि नहीं? ये सुनकर सेठ धनराज का चेहरा उतर जाता है और वो अपनी गर्दन झुकाकर दबी हुई आवाज में कहता है, मैडम, मैंने आपको बताया था ना कि केवल सुधीर और उसके ग्रुप के मेंबर्स का कंफर्मेशन नहीं आया है अभी तक। ये सुनकर रेखा के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है, पर वो एक नजर वहां मौजूद सभी लोगों को देखती है और उसे समझ आ जाता है कि अभी इस मौके पर सबके सामने गुस्सा करने से बात बिगड़ सकती है। तो अगले ही पल वो मुस्कुराते हुए धनराज से कहती है, बस इतनी सी बात। मैंने पहले भी सुधीर जी से बात करने की सोची थी, पर मेरा एक्सीडेंट। खैर, इस बार मैं उनसे बात करके उन्हें भी मना लूंगी। सेठ धनराज भी समझ जाता है कि रेखा इन लोगों के सामने अपनी और उसकी इज्जत नहीं खराब करना चाह रही हैं, इसलिए फिलहाल वो खून का घूंट पी कर रह गई हैं। ये सुनकर धनराज रेखा से कहता है, अब तो अभी हम भी चलते हैं, मैं आपसे आपके घर पर आकर मिल लूंगा। ये सुनकर रेखा मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ लेती है और कहती है, आप लोग यहाँ आए इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। आप लोगों की दुआओं की वजह से ही आज मैं सही सलामत हूं। थैंक यू सो मच। ये सुनकर धनराज और बाकी बिजनेसमैन भी रेखा को ग्रीट करते हैं और वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही रेखा के चेहरे से वो बनावटी हंसी उड़ जाती है और उसके चेहरे पर गुस्सा उतर आता है। वो खुद से ही बात करते हुए कहती है, बाहर निकलते ही इस सुधीर की चाबी भी कसनी पड़ेगी। इसके भी दिमाग में शायद कोई फितूर चढ़ गया है और ये फितूर मुझे जल्द से जल्द उतारना पड़ेगा। तभी नैना वार्ड में आ जाती है और रेखा की तरफ देखते ही उसे समझ आ जाता है कि वहां कुछ न कुछ गड़बड़ तो है। नैना रेखा से कहती है, मैंने सारा पेपर वर्क कर दिया है और अब हम हॉस्पिटल से जा सकते हैं। ये सुनकर रेखा नैना को देखती है और बिना उसकी बात का जवाब दिए उसे चुप रहने का इशारा कर देती है। रेखा को हॉस्पिटल से जाने की परमिशन मिल चुकी है, पर अब उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसे वहां से जाने की कोई जल्दी नहीं है। रेखा बार बार अपने बेड से उतरती है और खिड़की से झांक कर नीचे देख रही है, मानो वो किसी का बेसब्री से इंतजार कर रही हो।
कुछ ही देर बाद रेखा को बाहर से आता शोर सुनाई देता है और वो मारे खुशी के एक झटके में अपने बेड से उतरती है और एक बार फिर से खिड़की से झांक कर देखती है। उसकी नजर हॉस्पिटल कंपाउंड में जुट रही मीडिया और उसकी पार्टी के वर्कर्स पर पड़ती है। उन्हें देखकर रेखा के चेहरे पर एक शैतानी हंसी आ जाती है और वो खुद से कहती है, ये हुई ना बात। मुझे इस मौके का इस्तेमाल कर सिंपैथी हासिल करनी ही होगी। रेखा खिड़की से लौटकर नैना के पास आती है और उससे कहती है, अब हम बाहर चल सकते हैं। इतना कहकर रेखा अपने वार्ड से बाहर निकल जाती है और नैना और दो नर्स भी उसके पीछे पीछे वार्ड से निकल जाते हैं। नैना एक बार फिर अपनी मम्मी के शातिर दिमाग को देखकर दंग हो जाती है। रेखा वार्ड से बाहर निकलते ही रुक जाती है और सोचने लगती है। कुछ देर बाद वो एक नर्स से कहती है, जल्दी से एक व्हीलचेयर का इंतजाम करो, मुझसे चला नहीं जा रहा है। तुम्हें मालूम है ना मेरा कितना भयानक एक्सीडेंट हुआ था। जाओ जल्दी। रेखा की बात सुनकर वो नर्स बिजली की तेजी से व्हीलचेयर लेने चली जाती है। नैना को समझ नहीं आ रहा है कि अब रेखा के मन में क्या नई खिचड़ी पक रही है। वो बस हैरान होकर रेखा को देखने लगती है। कुछ ही देर में नर्स एक व्हीलचेयर लेकर वापस आ जाती है। नर्स के आते ही रेखा उस व्हीलचेयर पर बैठ जाती है और कहती है, जब ड्रामा करना ही है तो क्यों न ढंग से किया जाए। जनता को भी तो पता चले कि उनकी लीडर कितने भयानक एक्सीडेंट से निकलकर उनकी सेवा करने वापस आई है। इतना कहकर रेखा जोर जोर से हंसने लगती है और नर्स को चलने का इशारा करती है। नर्स रेखा की व्हीलचेयर को धकेलने लगती है और नैना चुपचाप उनके साथ साथ चलने लगती है। कुछ देर बाद रेखा के फॉलोअर्स हॉस्पिटल कंपाउंड में रेखा के नाम के नारे लगाने लगते हैं। उसके फॉलोअर्स और पार्टी वर्कर उसकी एक झलक पाने को बेताब होते दिख रहे हैं। तभी व्हीलचेयर पर रेखा किसी मंझे हुए नेता अभिनेता की तरह अपना एक हाथ हवा में हिलाकर हॉस्पिटल गेट से बाहर आती है। उसे देखते ही वहां मौजूद उसके सपोर्टर्स जोर जोर से नारे लगाना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर रेखा खुश हो जाती है और दोनों हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करती है। मीडिया के लोग भी उसकी फोटोज खींचने लगते हैं और एक रिपोर्टर रेखा के पास आकर पूछता है, मैम, आपको क्या लगता है इस एक्सीडेंट के पीछे किसका हाथ हो सकता है। ये सुनकर रेखा अपने सपोर्टर से चुप रहने का इशारा करती है और रेखा के एक इशारे पर वहां बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। तब रेखा उस रिपोर्टर से कहती है, एक्सीडेंट के पीछे किसका हाथ है ये पता करना पुलिस प्रशासन का काम है। शहर और राज्य की कानून व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि एक एक्स डिप्टी सीएम भी सुरक्षित नहीं है। तो आप लोग सोचो कि एक आम आदमी कितना सुरक्षित होगा। एक्सीडेंट के इतने दिन गुजर जाने के बाद भी प्रशासन के हाथ खाली के खाली हैं। अभी तक अपराधी पकड़ से बाहर हैं। इस प्रदेश में सरकार और अपराधियों की जो मिली भगत चल रही है ना, मैं इसका पर्दाफाश करके रहूंगी। रेखा की ये बात सुनते ही उसके समर्थक एक बार फिर से रेखा के समर्थन में जोर जोर से नारे लगाने लगते हैं। एक बार फिर हॉस्पिटल का कंपाउंड नारों के शोर से गूंज उठता है। तभी एक दूसरा आदमी कहता है, तो आप कहना चाह रही हैं कि राज्य की सरकार की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ और सरकार जानबूझकर इस मामले की जांच में देरी कर रही है। ये सुनकर रेखा दोबारा बोलती है, ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है। मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रही हूं और ना ही मुझे इस मामले में कोई राजनीति करनी है। तो बेहतर होगा कि फिलहाल मैं इस मामले में चुप ही रहूं। तभी एक दूसरा रिपोर्टर उससे पूछता है, मैडम, सिद्धार्थ की गिरफ्तारी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी। अचानक सिद्धार्थ का नाम सुनकर रेखा की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से मालूम है कि ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब उसे जनता की नजर में हीरो भी बना सकता है और विलन भी। वो कुछ सोचने लगती है और कुछ देर बाद कहती है, अगर सिद्धार्थ ने कोई अपराध किया है तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और मैं भी आपको इस मामले में पूरी तरह से पारदर्शी रवैया अपनाने का आश्वासन देती हूं। तभी भीड़ में से एक और पत्रकार की आवाज आती है, खबरें ये भी हैं कि आपने ही सिद्धार्थ को भगाने में मदद की है और आपने ही आदिल को बलि का बकरा बनाया है। इस पर वहां मौजूद सभी लोग उस आवाज की तरफ मुड़ते हैं और उधर देखते ही चौंक जाते हैं। वहीं रेखा भी ये सवाल सुनकर चौंक जाती है और हैरान होकर उस आदमी की तरफ देखने लगती है।
कौन है ये आदमी जिसने रेखा से ऐसा टेढ़ा सवाल पूछा है? रेखा इस सवाल का क्या जवाब देगी? जानने के लिए सुनते रहिए श्रीमान सुपर रिच, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। हॉस्पिटल कंपाउंड में रेखा जर्नलिस्ट से घिरी हुई है और उनके सवालों के बहुत ही नपे तुले जवाब दे रही थी। तभी भीड़ में से एक और पत्रकार की आवाज आती है। खबरें ये भी हैं कि आपने ही सिद्धार्थ को भागने में मदद की है और आपने ही आदिल को बलि का बकरा बनाया है। इस पर वहां मौजूद सभी लोग उस आवाज की तरफ मुड़ते हैं और उधर देखते ही चौंक जाते हैं। वहीं रेखा भी ये सवाल सुनकर चौंक जाती है और हैरान होकर उस आदमी की तरफ देखने लगती है। तभी नैना रेखा के सामने आ जाती है और कहती है, आप बिना किसी सबूत के किसी पर भी इस तरह के इल्जाम नहीं लगा सकते। आप में से किसी के पास कोई सबूत है या फिर आप अपने बिहाफ से आम जनता को ये नैरेटिव फीड करना चाहते हैं? आपको पता है, आपके इस बेबुनियाद आरोप के लिए आप पर और आपके न्यूज चैनल पर डिफेमेशन का केस हो सकता है। और हां, रही बात आदिल की गिरफ्तारी की, तो उसका सिद्धार्थ से कोई लेना देना नहीं है। आदिल किसी इल्लीगल एक्टिविटी की वजह से अरेस्ट हुआ है और ये बात पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी साफ हो चुकी है। एक और रिपोर्टर नैना से कुछ सवाल करने के लिए आगे आता है, पर उससे पहले नैना बोल पड़ती है, नो मोर क्वेश्चंस प्लीज। मम्मी को अब आराम की जरूरत है। पार्टी जल्द ही पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। वहां आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इतना कहकर नैना भीड़ को हटाते हुए अपनी कार की तरफ बढ़ने लगती है और नर्स भी रेखा की व्हीलचेयर को लेकर नैना के पीछे पीछे चल पड़ती है। नैना की बात सुनकर रेखा के सपोर्टर्स भी गुस्से में सवाल करने वाले उस आदमी की तरफ बढ़ते हैं, जिसे देखकर वो आदमी वहां से भाग निकलता है। अगले ही पल नैना नर्स की हेल्प से रेखा को कार में बिठा देती है। रिपोर्टर उसके इस जेस्चर की फोटो क्लिक कर लेते हैं। रेखा को कार में बैठाने के बाद नैना कार स्टार्ट करके वहां से निकल जाती है। यहाँ राहतगढ़ में विवेक अपने रूम में चहलकदमी करते हुए अभी तक मोनिका की बात सोच रहा है। वो मन ही मन में सोचता है, काश दादाजी जल्दी से ठीक हो जाएं, ताकि मैं यहां से निकल सकूं। ये जो मोनिका से हुआ है, इस बात से सच में मेरा दिमाग खराब हो रहा है। इन सब वजहों से मैं नैना से दूर होता जा रहा हूं। वो अलग इलेक्शन में बिजी। आखिर मैं सब कुछ ठीक कैसे करूं? ऐसा क्या करूं कि नैना मेरे पास आ जाए और दादाजी भी जल्दी से ठीक हो जाएं? विवेक ऐसा सोचते हुए इधर से उधर वॉक करता है। वहां आजाद मोनिका के पीछे पीछे जा रहा है। मोनिका आजाद को अपने पीछे आता हुआ देखकर चिढ़ जाती है और उससे कहती है, विल यू स्टॉप फॉलोइंग मी आजाद? मोनिका के ऐसा कहते ही आजाद अपने कदम रोक लेता है और उससे कहता है, हाँ मोनिका, तुम मुझे तो रोक सकती हो, मगर उसे नहीं। ये सुनते ही मोनिका आजाद को घूरते हुए देखती है और कहती है, वॉट डू यू मीन? क्या बकवास कर रहे हो? इस पर आजाद मोनिका से कहता है, और नहीं तो क्या, जिस तरह से तुम मुझसे बात करती हो, क्या तुम इसी तरह से उस बदतमीज आदमी से बात कर सकती हो? ये सुनकर मोनिका आजाद से कहती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। और तुमको पता होना चाहिए, कुंवर साहब तुम्हारे और मेरे जैसे नहीं हैं। वो हमारे कुंवर साहब हैं। कुंवर साहब इससे क्या मतलब है? उसका जो मन आएगा वो वैसे बात करेगा क्या? आजाद कहता है। मोनिका समझ जाती है कि आजाद किस बारे में बात कर रहा है। तब वो उससे कहती है, ओह, मैं समझ गई, उन्होंने जिस ढंग से मुझसे बात की वो तुम्हें हजम नहीं हो रही है ना? हाँ, नहीं हजम हो रही है मुझे ये बात। वो किसी से कैसे भी बात करे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर वो तुमसे ऐसे बात नहीं कर सकता। बस ये बात क्लियर है। आजाद, जिस तरह से मैं यहां पर काम करती हूं, ठीक उसी तरह से तुम भी यहां पर काम करते हो। तुम्हारे साथ कौन क्या करता है या तुम्हारे साथ क्या होता है, जब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तुम्हें भी मेरे साथ क्या होता है इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। आजाद ये सुनकर मुंह बना लेता है और मोनिका से कहता है, मोनिका, भले ही तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ न हो, मगर मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत कुछ है और ये बात तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। इसलिए तुमसे कोई बदतमीजी करे ये बात मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। फिर भले ही वो कोई राह चलता इंसान हो या फिर किसी रियासत का राजकुमार। ओह, रियली?
अगर वाकई मेरे लिए तुम्हारे दिल में कुछ है तो प्लीज मेरी जान बख्श दो और जाओ यहां से। पहले ही मेरा दिमाग बहुत खराब है। मोनिका, तुम मेरी बात समझ ही नहीं रही हो। ओ जस्ट शट अप आजाद, प्लीज अभी यहां से चले जाओ तुम। मोनिका के ये शब्द आजाद का दिल छलनी कर देते हैं, मगर वो खून का घूंट पीकर रह जाता है और मोनिका से अब कुछ नहीं कहता। वो मन ही मन में सोचता है, मुझे लगता है मोनिका से बात करने का ये सही समय नहीं है। वो अभी किसी और ही माइंडसेट में है। इस विवेक ने उसका दिमाग खराब किया हुआ है। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आजाद ऐसा सोच ही रहा होता है कि उसकी नजर मोनिका पर पड़ती है, जो उसे ही घूर रही है। तब वो मोनिका से कहता है, ठीक है मोनिका, मैं अभी जाता हूं। इतना कहकर आजाद वहां से निकल जाता है। यहां हॉस्पिटल कंपाउंड से कुछ दूर आने के बाद रेखा नैना की तरफ देखती है और कहती है, वो साला रिपोर्टर जाने कहां से आ गया। मुझे तो कोई जवाब ही नहीं सूझा, पर तुमने मुझे बचा लिया। ये सुनकर नैना कार ड्राइव करते करते कहती है, मैंने किसी को नहीं बचाया है मम्मी, मैं तो बस मीडिया के सामने फैक्ट रख रही थी। नैना की ये बात सुनकर रेखा नैना से कहती है, आखिर तुम्हारी रगों में एक पॉलिटिशियन का खून है, अब तुम्हें भी पॉलिटिक्स में आ ही जाना चाहिए। ये सुनकर नैना कहती है, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स और बस पॉलिटिक्स। आपको होश है कि आपके आसपास क्या क्या हो रहा है? होश में आ जाओ मम्मी। आपका परिवार बिखर चुका है, आपका बेटा जेल में है, रही मैं, मेरी तो आपने परवाह कभी की ही नहीं। मैं तो आपके लिए बस एक मोहरा हूं। ये कहकर नैना की आंखें नम हो जाती हैं और नैना को इस हालत में देखकर और उसकी बातों को सुनकर रेखा भी चुप हो जाती है। कुछ ही देर बाद नैना की कार रेखा के घर के गेट के अंदर जाती है। वहां भी उसके कुछ पार्टी वर्कर्स और कुछ मीडिया वाले मौजूद हैं। रेखा को देखते ही घर के सारे हाउस हेल्पर उसके स्वागत के लिए आ जाते हैं। नैना जल्दी से कार से उतरकर रेखा की साइड का दरवाजा खोलकर उसे कार से उतरने में हेल्प करती है। कार से उतरने के बाद रेखा लंगड़ाने का नाटक करते हुए नैना और एक हाउस हेल्पर का सहारा लेकर अपने घर के अंदर आ जाती है। रेखा को उसके रूम तक पहुंचाने के बाद नैना भी वहां से कुछ सोचते हुए अपने रूम के लिए निकलती है। रूम में जाते ही नैना रूम का दरवाजा बंद कर लेती है और अपने मोबाइल पर एक नंबर डायल करती है। सामने वाले आदमी के फोन उठाते ही नैना कहती है, मुझसे अब ये सब और नहीं संभाला जाएगा, अब तुम्हें वापस आना ही पड़ेगा। ये सुनकर देवव्रत कहता है, पर हमें कुछ न कुछ तो सोचना पड़ेगा जिससे रेखा मैडम को मुझ पर शक न हो। ये सुनकर नैना उससे कहती है, उस सबकी चिंता तुम मत करो, मैंने कुछ प्लान सोचकर रखा है, तुम बस मेरी बात ध्यान से सुनो। ये कहकर नैना देवव्रत को अपना सारा प्लान सुना देती है। प्लान सुनने के बाद देवव्रत कहता है, मैं आज ही यहां से निकल जाता हूं और कल सुबह तक वहां पहुंच जाऊंगा। ये सुनने के बाद नैना फोन रख देती है। फोन रखते ही उसे विवेक से हुए झगड़े की याद आ जाती है और नैना सोचने लगती है, शायद ये सब मेरी ही गलती थी, मैंने ही उसे फोन करके बुरा भला कहा था, पर तब भी वो मुझे समझाने की कोशिश करता रहा। उस वक्त अगर शेखर वहां नहीं आया होता तो शायद हमारा झगड़ा इतना भी ना बढ़ता, पर शेखर भी तो अनजाने में वहां आ गया था, इसमें उसकी भी क्या गलती है? शायद विवेक और मैं एक दूसरे के साथ रहने के लिए बने ही नहीं हैं। विवेक और शेखर के बीच उलझी हुई नैना यही सब सोचते सोचते सो जाती है। यहां जैसे ही आजाद जाता है, मोनिका मन ही मन में सोचती है, विवेक, मैं समझती हूं आप जिस प्रेशर में हैं, आपको यहां से जल्दी निकलना है, मगर यह आपके लिए संभव ही नहीं हो पा रहा है। या ये कहूं कि आपको यहां रोकने के लिए ही सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है। कभी कभी तो मुझे खुद समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है। एक तरफ दादाजी के लिए सोचती हूँ तो लगता है वो जो कुछ भी सोच रहे हैं उसमें गलत क्या है, सब आपकी भलाई के लिए ही तो है। दूसरी तरफ जब आपके लिए सोचती हूँ तो ऐसा लगता है हर किसी को अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। ओह, ये भगवान, मैं करूं तो क्या करूं? मोनिका ऐसा सोचती है तब उसे ध्यान आता है, शिट,
मुझे कुंवर सा को यूं अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। जिस तरह से मेरे दिमाग में इतनी बातें चल रही हैं, वो भी पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे। और नैना, कहीं वो ऐसी सिचुएशन में नैना से तो कांटेक्ट नहीं करेंगे ना। मोनिका ऐसा सोचते ही विवेक के रूम की तरफ भागती है। मोनिका को विवेक के रूम की तरफ जाते हुए देखकर आजाद का खून खौल जाता है, मगर इस बार वो उससे कुछ नहीं कहता, बस उस पर नजर बनाए रखता है। जैसे ही मोनिका विवेक के रूम में पहुंचती है, विवेक का पारा हाई हो जाता है। तब विवेक मोनिका से कहता है, मोनिका प्लीज। मोनिका उसकी बात काटते हुए कहती है, कुंवर सा, आप कुछ कहें इससे पहले मैं आपसे माफी मांगने आई हूं। मोनिका को ऐसे कहते देखकर विवेक चुप हो जाता है और उसकी बात सुनता है। तब मोनिका अपनी बात पूरी करते हुए उससे कहती है, कुंवर सा, मुझे दादाजी के केस में बिल्कुल भी कैजुअल नहीं होना चाहिए था। मैं समझती हूं इसमें पूरी तरह से मेरी गलती है। आप मेरा विश्वास कीजिए, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। मोनिका की इस बात से विवेक थोड़ा नॉर्मल हो जाता है और उससे कहता है, ठीक है मोनिका, इट्स ओके, आगे से ध्यान रखना। मोनिका विवेक को नॉर्मल देखकर राहत की सांस लेती है। वहां विवेक के रूम के बाहर खड़ा आजाद ये सब देखकर चिढ़ जाता है और पैर पटकता हुआ वहां से निकल जाता है। यहां विवेक और मोनिका के जाने के बाद से ही अपने बेड पर लेटे हुए राजा साहब सोचते हैं, मैंने ये सब नाटक रच तो दिया है, मगर सच तो ये है कि मैं खुद नहीं जानता हूं कि ये सब कब तक चल पाएगा। आज जो हुआ है वो दोबारा भी हो सकता है। नहीं, इसमें मोनिका का कोई दोष नहीं था। मुझे लगता है विवेक को कहीं ना कहीं बिजी रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर विवेक के पास इसी तरह से समय रहा तो वो हर छोटी बात को नोटिस करेगा, और मैं नहीं चाहता कि उसके दिमाग में उल्टी सीधी कोई बात आए और वो कोई बहाना करके यहां से फिर से उस माया नगरी में लौट जाए। क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं जानता हूं कि मैं विवेक को इस बार हमेशा के लिए खो दूंगा। मेरे लिए उसको यहां रोके रखना बहुत जरूरी है। राजा साहब ऐसा सोच रहे होते हैं कि तभी उन्हें मारवाड़ रियासत के राजा विजेंद्र सिंह का फोन आता है। राम राम सा। राजा साहब भी फोन पर उन्हें ग्रीट करते हुए कहते हैं, अरे विजेंद्र सा, आपने तो बहुत दिन बाद याद किया हमें। सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ जी साहब, ईश्वर का आशीर्वाद है। मैंने तो बस आपकी तबीयत पूछने के लिए फोन लगाया था। ये सुनकर राजा साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो उनसे कहते हैं, ये तो बहुत चोखो काम किया जी। इसी बहाने से बात तो हो जाती है। हाँ सा। तभी राजा साहब को कुछ याद आता है। जैसे ही वो राजा विजेंद्र सिंह जी से कुछ ऐसा पूछते हैं तो विजेंद्र सिंह जी के चेहरे पर लंबी सी मुस्कान आ जाती है, जैसे वो ये सुनना चाहते थे। आखिर ऐसा क्या कहते हैं राजा साहब कि विजेंद्र सिंह जी खुशी से फूले नहीं समाते? जानने के लिए सुनते रहिए श्रीमान सुपर रिच, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। विजेंद्र सिंह जी से उसकी बेटी गायत्री के बारे में पूछते हैं, और बताओ गायत्री कैसी है? जैसे राजा साहब विजेंद्र जी से गायत्री के बारे में पूछते हैं, विजेंद्र सिंह जी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है, जैसे वो राजा साहब से यही बात सुनना चाहते थे। और वो राजा साहब को जवाब देते हुए कहते हैं, बस जी, आशीर्वाद है। वैसे तो सब ठीक है, अब बस उसे लेकर थोड़ी चिंता होने लगी है। चिंता क्यों? सब ठीक है ना? ये सुनकर विजेंद्र सिंह जी राजा साहब से कहते हैं, राजा साहब, जब बेटी घर में हो तो बाप को चिंता तो होती ही है। राजा साहब तुरंत पूछते हैं, मतलब? मतलब ये कि अब गायत्री जवान हो रही है और अब बस उसके हाथ पीले करने की चिंता लगी रहती है। ओह, ये तो स्वाभाविक ही है। घर में बेटी का होना जितना सुकून देता है, उतना ही उसकी विदाई का सोचते कलेजा फटता है। कोई नहीं सा, सब समय के अनुसार हो जाता है। आप चिंता क्यों नहीं करो। गायत्री बहुत प्यारी बच्ची है, उसे कोई बढ़िया राजकुमार मिल जाएगा। हाँ राजा साहब, हम भी बस इसी उम्मीद पर बैठे हैं। इतना कहकर विजेंद्र सिंह जी के पास कोई जरूरी सूचना आती है।
और वो राजा साहब से फोन कट करने की परमिशन मांगते हैं। फोन कटते ही राजा साहब गायत्री के बचपन को याद करते हुए मुस्कुराने लगते हैं और तब उनके दिमाग में एक बात आती है और वो सोचने लगते हैं, काश कि मेरे विवेक ने उस नैना से शादी नहीं की होती तो आज गायत्री हमारे घर आती। लेकिन अगर विवेक ने नैना को छोड़ दिया तो तब तो गायत्री इस घर में आ सकती है ना। ऐसा सोचते हुए राजा साहब अपने दिमाग की घोड़ी दौड़ाने लगते हैं और तब वो मोनिका को आवाज देकर बुलाते हैं। मोनिका के आते ही राजा साहब उससे नैना के बारे में बात करते हैं। मोनिका, कुंवर सा और नैना का अभी क्या चल रहा है? ये सुनते ही मोनिका थोड़ा हिल जाती है और मन ही मन में सोचती है, ये हुकुम को क्या हो गया है? सीधा बुलाकर विवेक और नैना की बात कर रहे हैं। कहीं ऐसा कुछ तो नहीं जो मुझे नहीं पता? और नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं होना चाहिए। कम से कम थोड़ा टाइम तो मेरे नसीब में भी बिना प्रॉब्लम के होना चाहिए ना। मोनिका ऐसा सोचते हुए राजा साहब से कहती है, नहीं, इन दोनों का कुछ भी नहीं चल रहा है राजा साहब। मतलब जैसा आपने कहा था, मैं हर कदम पर ध्यान रख रही हूं कि ये दोनों किसी भी सूरत में एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आए। तुम इस बात को लेकर श्योर हो मोनिका? राजा साहब का ये सवाल एक बार फिर से मोनिका के चेहरे का रंग उड़ा देता है, मगर वो फिर भी कॉन्फिडेंटली राजा साहब से कहती है, हाँ राजा साहब, मैं श्योर हूं। मोनिका की बात सुनकर राजा साहब संतुष्ट हो जाते हैं। उनके चेहरे पर आई संतुष्टि को देखकर मोनिका राजा साहब से पूछती है, राजा साहब, आज तो आप बहुत खुश दिख रहे हैं। इस पर राजा साहब मोनिका को मुस्कुराते हुए देखते हैं और कहते हैं, मोनिका, मेरे दिमाग में एक बात चल रही है। कैसा हो अगर गायत्री इस रियासत की महारानी बन जाए? गायत्री का नाम सुनते ही मोनिका की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वो मन ही मन में सोचती है, नहीं नहीं नहीं, नहीं राजा साहब, प्लीज आप ऐसा सोचिएगा भी मत, प्लीज प्लीज। मोनिका का आड़ा टेढ़ा मुंह देखकर राजा साहब उससे कहते हैं, क्यों, क्या वो तुम्हें पसंद नहीं है? राजा साहब की बात सुनकर अपने फेशियल एक्सप्रेशन को नॉर्मल करती हुई मोनिका उनसे कहती है, कैसी बात कर रहे हैं राजा साहब, वो किसे पसंद नहीं होगी? तो फिर तुम्हें क्या लगता है, कैसा होगा अगर वो यहां इस रियासत की महारानी बनकर आ जाए? ये सुनकर मोनिका हवा गटकते हुए राजा साहब से कहती है, अब ये तो कमाल का आइडिया है। मतलब इस रियासत में उनका होना सोचकर ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मगर 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 क्या मोनिका? मोनिका बहुत हिम्मत करते हुए राजा साहब से कहती है, वो कुंवर सा। अब कोई कुंवर सा नहीं मोनिका, अब यहां जो फैसला लिया जाएगा वो यहां इस रियासत के भले के लिए होगा और मैं जानता हूं कि मैं क्या सोच रहा हूं। मोनिका सोचती है, राजा साहब आप क्या सोच रहे हैं वो मैं समझ रही हूं, मगर शायद ये बात कुंवर साहब को नहीं समझ आने वाली है। मैंने नैना मैडम के लिए उनकी आंखों में जुनून देखा है। वो उन्हें छोड़कर ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। मतलब अब ये कौन सा मुद्दा है जो बिना वजह उठाया जा रहा है? मैं जानती हूं इस बात का कुछ नहीं होना है। राजा साहब का सपना सपना रह जाएगा और दादा पोते के बीच एक बार फिर से दूरियां आ जाएंगी। मोनिका के पास राजा साहब की बात पर हां कहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो मुस्कुराकर उन्हें हां का इशारा करती है और तब एक्साइटेड राजा साहब मोनिका को पास बैठाकर उसे गायत्री के बारे में सब बताना शुरू करते हैं। यहां अगली सुबह रेखा अपने घर के गार्डन में एक व्हील चेयर पर बैठी चाय की चुस्कियां लेते हुए न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। तभी उसकी नजर न्यूज़पेपर की एक हेडलाइन पर जाती है जिसमें लिखा हुआ है, क्या नैना सान्याल होंगी रेखा सान्याल की उत्तराधिकारी? और इस हेडलाइन के नीचे हॉस्पिटल कंपाउंड में खींचा हुआ फोटो था जिसमें नैना रेखा को सहारा देती हुई दिख रही थी। उस खबर को देखकर रेखा कुछ सोचने लगती है और उसके चेहरे पर एक शातिर सी मुस्कान आ जाती है, मानो उस खबर को पढ़ने के बाद उसे कोई शातिर आइडिया आ गया हो। तभी नैना भी जाग कर वहां आ जाती है। नैना को वहां आता देखकर रेखा जल्दी से अखबार के उस पन्ने को पलट देती है और चाय पीने लगती है।
रेखा को अब भी व्हील चेयर पर बैठा देखकर नैना हैरान होकर उससे पूछती है, आप अब भी इस व्हील चेयर पर क्यों हैं? ये सुनकर रेखा मुस्कुराती है और नैना को बैठने का इशारा करते हुए कहती है, चलो, आज बहुत दिनों बाद दोनों माँ बेटी साथ में चाय पीते हैं और कुछ बातें भी कर लेंगे। इस पर नैना वहां लगी चेयर पर बैठ जाती है और रेखा से कहती है, आपने बताया नहीं, आप अब भी इस व्हील चेयर पर क्यों हैं? ये सुनकर रेखा कहती है, अब मुझे इसमें मजा आने लगा है और कुछ दिनों तक शायद मैं ऐसे ही व्हील चेयर पर ही रहूंगी और इस ड्रामे का फायदा इलेक्शंस में होगा। रेखा के मुंह से दोबारा इलेक्शंस का नाम सुनकर नैना चिढ़ जाती है और वहां से उठकर जाने लगती है। तभी पट्टियों में लिपटा देवव्रत वहां आ जाता है और रेखा को ग्रीट करता है। देवव्रत को ऐसे देखकर रेखा एकदम से चौंक जाती है और कहती है, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? ये सुनकर देवव्रत कहता है, "अ, कुछ लोगों ने मुझे किडनैप। देवव्रत की बात खत्म करने से पहले ही रेखा चिल्लाकर बोल पड़ती है, कहां मर गया था तू? तेरे होते हुए सिद्धार्थ तक पुलिस पहुंची कैसे? तुझे मैंने सिद्धार्थ के साथ भेजा था ताकि तू उसकी सिक्योरिटी देखे, पर तू ऐन मौके पर वहां से गायब हो गया। और फोन कहां है तेरा? रेखा के इतने सारे सवालों से देवव्रत थोड़ा घबरा जाता है। तभी नैना दोनों के बीच में आते हुए देवव्रत से कहती है, तुम बताओ, ये चोट कैसे लगी और इतने दिनों तक तुम कहां थे? ये सुनकर देवव्रत को नैना की पिछली शाम वाली बातें याद आ जाती हैं और वो कहता है, गुजरात वाले फार्म हाउस पर सिद्धार्थ ने मुझे कुछ सामान लाने के लिए कहा था और जब मैंने मना किया तो उसने खुद जाने की जिद पकड़ ली, तो मजबूरन मुझे वहां से बाहर निकलना पड़ा। मैं सामान लेकर लौट ही रहा था कि 3-4 नकाबपोश बदमाशों ने मेरा रास्ता रोक लिया। मैंने उनसे लड़ने की पूरी कोशिश की और 2 बदमाशों को तो पटक भी दिया था, पर तभी किसी ने मेरे सिर पर पीछे से वार किया और मैं बेहोश हो गया। इतना कहकर देवव्रत चुप हो जाता है। रेखा उसे शक भरी नजरों से देखने लगती है। नैना रेखा की नजरों को भांपते हुए बात को संभालने की कोशिश करते हुए कहती है, कौन थे वो लोग और उन्होंने तुम पर अटैक क्यों किया? तुम्हें तो वहां कोई नहीं जानता था। नैना के इस सवाल का जवाब देवव्रत पहले से ही तैयार करके बैठा था। वो आगे कहता है, जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक पुराने वेयर हाउस में बंधा हुआ पाया। वो लोग मुझसे मैडम के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे थे और जब मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया तो उन्होंने मुझे टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। कुछ घंटों तक तो मेरी बॉडी सब कुछ झेलती रही, पर फिर मैं दोबारा बेहोश हो गया। 2 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। वो टॉर्चर करते रहे और मैं बेहोश होता रहा। फिर मौका देखकर किसी तरह मैं खुद को वहां से छुड़वाकर भाग निकला। वहां से भागने के बाद मुझे सिद्धार्थ के अरेस्ट होने की खबर मिली। ये सुनकर रेखा कुछ सोचने लगती है। नैना रेखा को देखकर समझ जाती है कि वो अभी भी उसकी बातों से कन्विंस नहीं हुई है, तो वो देवव्रत से एक और सवाल करती है, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम कैसे न कैसे करके वहां से भाग आए? देवव्रत कहता है, मैंने खुद को उन चैन से छुड़ाने की बहुत कोशिश की थी और आखिर में मैं खुद को उन चैनों से आजाद करवाने में कामयाब रहा। देवव्रत इतना कहकर अपने हाथों में लगी पट्टी को निकाल देता है और अपने दोनों हाथ नैना को दिखाने लगता है। उसके दोनों हाथ बुरी तरह से सूजे हुए थे और लेफ्ट हाथ के अंगूठे पर एक गहरा घाव भी था, जिससे उसकी हड्डी भी साफ नजर आ रही थी। नैना उसके प्लान में शामिल होने के बावजूद उसके हाथों को देखकर डर जाती है। रेखा भी उसके हाथों की तरफ देखती है और कहती है, बस बस बहुत हुआ, तुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। नैना, इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाओ और अच्छे से इलाज करवाओ। रेखा को अपने प्लान में फंसता देखकर नैना मन ही मन मुस्कुराती है, पर अगले ही पल फिर से उसकी नजरें देवव्रत के हाथों की तरफ जाती हैं तो वो घबरा जाती है और देवव्रत को अपने साथ चलने को कहती है। नैना और देवव्रत नैना की कार में बैठ जाते हैं और दोनों हॉस्पिटल जाने को निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद देवव्रत हंसता हुआ नैना से कहता है, तो कैसी लगी मेरी एक्टिंग? ये सुनकर नैना साइड में कार रोक देती है और देवव्रत की तरफ गुस्से से देखते हुए कहती है, क्या पागलपन है ये देवव्रत? ये सब तुमने जानबूझकर किया है ना? ये तो हमारा प्लान नहीं था ना?
देवव्रत मुस्कुराता है और कहता है, अरे रिलैक्स, ये मैंने कोई जानबूझकर नहीं किया। तुम्हें तो पता ही है, गांव में आजकल बुआई का सीजन है और मैं अपने पुराने ट्रैक्टर से खेत में काम कर रहा था। तो ट्रैक्टर की सर्विसिंग का कुछ काम करते हुए उसका हुड मेरे हाथ पर आ गिरा और ये हो गया। मैंने सोचा कि इसी का फायदा उठा लेते हैं। इतना बोलकर देवव्रत हंसता है। नैना भी उसे देखकर मुस्कुरा देती है और कार स्टार्ट करते हुए कहती है, पर हमें डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। अभी के लिए मम्मी हमारे ड्रामे में फंस गई हैं, पर तुम्हें कुछ दिन सतर्क रहना पड़ेगा। इतना कहकर नैना कार हाईवे पर वापस ले लेती है और दोनों डॉक्टर के पास जाने को चल पड़ते हैं। नैना और देवव्रत हॉस्पिटल से ड्रेसिंग करवाकर वापस आ जाते हैं। नैना घर के अंदर जाने से पहले एक बार फिर से देवव्रत से केयरफुल रहने को कहती है। नैना की कार रेखा के घर के पोर्च में आकर रुकती है और देवव्रत और नैना उससे उतरकर घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर पहुंचकर उन दोनों की नजर रेखा पर पड़ती है और उन्हें देखते ही रेखा कहती है, नैना, तुम अपने रूम में जाओ, मुझे देवव्रत से कुछ बात करनी है। रेखा की ये बात सुनकर देवव्रत और नैना दोनों घबरा जाते हैं कि तभी रेखा दोबारा चिल्लाकर कहती है, सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? उसको इस तरह दहाड़ते हुए देखकर नैना बिना कुछ कहे अपने कमरे की तरफ निकल जाती है। देवव्रत डरा सहमा सा वहीं खड़ा रह जाता है। क्या रेखा को देवव्रत पर शक हो गया है? क्या होगा रेखा का अगला कदम? जानने के लिए सुनते रहिए श्रीमान सुपर रिच, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। हॉस्पिटल कंपाउंड में रेखा को इस तरह दहाड़ते देखकर नैना बिना कुछ कहे अपने कमरे की तरफ निकल जाती है। देवव्रत डरा सहमा सा वहीं खड़ा रह जाता है। तभी रेखा देवव्रत से कहती है, तुम्हारे जाने के बाद यहां बहुत कुछ हुआ है और मुझे लगता है कि तुम्हें वो जानना चाहिए। ये सुनकर देवव्रत की जान में जान आ जाती है और वो रेखा की बात सुनने लगता है। रेखा उससे कहती है, सबसे पहले हमें सुधीर का कुछ करना पड़ेगा। उसकी वजह से कुछ बिजनेसमैन हमारी तरफ आने से हिचकिचा रहे हैं। तुम आज ही उसे कॉल करो और हमारी एक मीटिंग फिक्स करवाओ। ये सुनकर देवव्रत हां में सिर हिला देता है। उसे देखकर रेखा कहती है, अब अगर हमें सिद्धार्थ को जेल से छुड़वाना है तो उसके लिए हमें इलेक्शन जीतना होगा। एक बार अगर सीएम की कुर्सी अपने हाथ आ गई तो फिर सिद्धार्थ को बाहर आने से कोई नहीं रोक पाएगा। पर हमें किसी भी हालत में इलेक्शंस जीतने होंगे और उसके लिए अब रैली और कैंपेन करने होंगे। तुम इस काम को भी देखना शुरू कर दो। सिद्धार्थ का नाम सुनकर देवव्रत के चेहरे का रंग उतर जाता है, पर वो खुद को संभालते हुए रेखा की बात सुनता रहता है। रेखा उससे कहती है, हां, एक बहुत जरूरी बात जो मैं तुमसे कहना भूल गई। तुम ये भी पता लगवाओ कि कहीं गुजरात की घटना और मेरे एक्सीडेंट के बीच में कोई कनेक्शन तो नहीं है। ये सब किसने किया है और क्यों? इस पर देवव्रत हां में सिर हिलाता हुआ कहता है, जी, मैं सबसे पहले सुधीर से आपकी आज ही मीटिंग फिक्स करवाता हूं। उसके बाद पार्टी ऑफिस जाकर रैली और कैंपेन की तैयारी देख लेता हूं। ये बात सुनकर रेखा खुश हो जाती है और देवव्रत से कहती है, ठीक है, तुम वापस आ गए हो तो अब मेरे कंधों से आधा बोझ उतर जाएगा। बाकी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है मैं उसका बदला लेकर ही रहूंगी। इतना कहकर रेखा कुछ फाइलें उठाकर उनके पन्ने पलटने लगती है और देवव्रत वहां से बाहर निकल जाता है। रेखा के घर से बाहर निकलते ही देवव्रत अपने मोबाइल पर सुधीर का नंबर डायल करता है। सुधीर के फोन उठाते ही वो कहता है, सुधीर जी, मैंने सुना है आप आजकल अपनी ही किसी राजनीति में लगे हैं। सुधीर भी देवव्रत की आवाज सुनकर घबरा जाता है और कहता है, मैं कहां कोई राजनीति, मैं तो सीधा साधा बिजनेसमैन हूं। ये सुनकर देवव्रत कहता है, तो सीधे साधे बिजनेसमैन, मैडम ने जब तुम्हें मीटिंग के लिए बुलाया था तो तुम वहां पहुंचे क्यों नहीं? सुधीर अपना पहले से तैयार जवाब देते हुए कहता है, रेखा मैडम बुलवाएं और मैं ना आऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो उस दिन मुझे किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए शहर से बाहर जाना पड़ गया था, मैं इसीलिए नहीं आ पाया। और इससे पहले कि मैं मैडम से मिल पाता उनका एक्सीडेंट हो गया था। इस पर देवव्रत कहता है, चलो तुम्हारी बात भी मान लेते हैं, मैडम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई हैं
और आज ही तुमसे मिलना चाह रही हैं। तो घर ही आ जाओ, बाकी बातें यहीं पर कर लेंगे। ये सुनकर सुधीर घबरा जाता है और चुप हो जाता है। इस पर देवव्रत दोबारा कहता है, क्या हुआ, आज भी कहीं इंपॉर्टेंट काम है क्या? सुधीर बोलता है, नहीं नहीं, मैं आज ही आकर रेखा मैडम से मिल लेता हूं। ये सुनकर देवव्रत फोन रख देता है। यहां मोनिका राजा साहब के साथ बैठी गायत्री के बारे में बहुत कुछ सुन और समझ रही है। वहां जलन की आग में झुलस रहा आजाद बस यही सोच रहा है कि वो ऐसा क्या करे कि मोनिका विवेक का फेवर लेना छोड़ दे और पूरी तरह से उसकी हो जाए। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो राजा साहब के पास जाता है। मोनिका आजाद को वहां आता देख बहाना करके वहां से जाना बेहतर समझती है। आजाद राजा साहब के पास आकर उनसे कहता है, राजा साहब, सालाना घुड़सवारी महोत्सव का समय नजदीक आ रहा है और उसके लिए मुझे लगता है हमें तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। हाँ, तो इसमें तुम्हें मेरी परमिशन की क्या जरूरत है आजाद? राजा साहब के ऐसा कहने पर आजाद उनकी आंखों में आंखें डालकर देखता हुआ उनसे कहता है, परमिशन नहीं राजा साहब, मैं तो ये चाहता था कि इस साल इस महोत्सव का आकर्षक केंद्र कुंवर सा को बनाना चाहिए। नहीं आजाद, अभी विवेक को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करवाने का सही समय नहीं है। उसके लिए मैं कुछ सोच रहा हूं। हाँ, तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम विवेक को इस महोत्सव का हिस्सा बनने दो। मगर राजा साहब, इस महोत्सव में देश भर के बड़े बड़े रजवाड़े और पूंजीपति हिस्सा लेते हैं। ऐसे में कुंवर सा का एक प्लेयर बनकर खेलना, मुझे तो ये बात कुछ जम नहीं रही है। आजाद राजा साहब के यहां बचपन से काम कर रहा है, इसलिए वो उनसे कोई भी बात कहने में हिचकिचाता नहीं है। और शायद यही वो कारण है कि आजाद ने अपने मन मुताबिक इस रियासत में बहुत कुछ किया है। वो जानता है कि विवेक को अगर उसकी करतूतों का पता चला तो उसका भांडा फूट जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आजाद ने इतने सालों से जो अपने लिए इस रियासत में ग्राउंड तैयार किया था, अगर विवेक यहां रहा तो उसका पूरा फायदा राजा साहब के पोते विवेक को मिल जाएगा, जो आजाद किसी भी कीमत पर होने नहीं दे सकता है। वो जानता है विवेक एक टीचर है, उससे बहुत कुछ उम्मीद करना बेकार है। और रही बात रियासत और रजवाड़ों की, तो विवेक ने कभी इस माहौल को देखा और जाना ही नहीं है, तो वो इस आबो हवा में कैसे घुल मिल पाएगा। और इसीलिए आजाद विवेक को खुद से कम दिखाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता है। जब आजाद राजा साहब से विवेक को प्लेयर बनकर खेलने पर ऑब्जेक्शन करता है, तब राजा साहब आजाद से कहते हैं, आजाद, तुम विवेक को इस महोत्सव के बारे में सब बताओ और घुड़सवारी के गुण भी सिखाओ, बाकी का तुम मुझ पर छोड़ दो। राजा साहब के ये शब्द सुनते ही आजाद कनिंग सी स्माइल करता है और मन में सोचता है, ये हुई ना बात, यही तो मैं चाहता था। अब इस विवेक को घुड़सवारी तो मैं सिखाऊंगा। जैसा हुक्म राजा साहब, ये कहकर आजाद वहां से चला जाता है। उधर सुधीर के घर पर देवव्रत के कॉल से सुधीर बहुत घबरा जाता है। उसे परेशान देखकर रौनक उससे कहता है, क्या हुआ पापा, किसका कॉल था? सुधीर रौनक से कहता है, देवव्रत, रेखा ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। इस पर रौनक कहता है, देवव्रत, ये साला अचानक कहां से आ गया है? मैं तो सोच रहा था कि या तो ये गिरफ्तार हो गया है या एनकाउंटर में मारा गया है। ये सुनकर सुधीर कहता है, जो भी हो, अभी मेरी चिंता का कारण देवव्रत नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं रेखा को क्या जवाब दूंगा। मुझे पता है, हो ना हो, वो चुड़ैल इलेक्शन के लिए फंड्स की ही बात करेगी। इस पर रौनक कुछ सोचता है और कहता है, यही सही समय है पापा, आप उस रेखा को सपोर्ट करने से मना कर दो और हेमंत के साथ अलायंस कर लो, हमें वहां से ज्यादा फायदा होगा। रौनक की ये बात सुनकर सुधीर कहता है, नहीं, ये सब इतना आसान नहीं है बेटा। तुम्हें रेखा और मेरी हिस्ट्री के बारे में पता नहीं है, तभी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। हमें कुछ और प्लान करना पड़ेगा। इतना बोलकर सुधीर कुछ सोचने लगता है।
कुछ देर तक उस रूम में सन्नाटा रहता है और फिर सुधीर दोबारा कहता है, मैं भले ही रेखा को छोड़कर हेमंत की तरफ नहीं जा सकता, पर तुम तो जा ही सकते हो ना। और इस तरह से हम दोनों लोगों की गुड बुक्स में रहेंगे। फिर चाहे सीएम की कुर्सी हेमंत को मिले या रेखा को, फायदे में हम ही रहेंगे। इतना कहकर सुधीर मुस्कुराने लगता है और रौनक सुधीर से कहता है, तो ठीक है, आप रेखा से जाकर मिल लीजिए, मैं जाकर हेमंत से मीटिंग करता हूं। इतना कहकर रौनक वहां से उठकर बाहर निकल जाता है और सुधीर कुछ सोचने लगता है। यहां विवेक के लिए मोनिका ने जो सेटअप डाला है, वहां बैठा हुआ विवेक किताबें पढ़ रहा है। तभी मोनिका कूदते हुए उसके पास आती है और बिना परमिशन के उसके रूम में घुस जाती है। विवेक को मोनिका की ये बचकानी हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो मोनिका से कहता है, मोनिका, ये सब क्या है? मोनिका बहुत खुश है और हाँफ रही है। वो हाँफते हाँफते विवेक से कहती है, कुंवर सा, ओह कुंवर सा, वो वो मैं वो मैंने कहा था ना, वो हमारी बात हुई थी, याद है आपको? विवेक को मोनिका की एक भी बात समझ नहीं आती और वो उससे कहता है, मोनिका, तुम थोड़ी सांस ले लो, रिलैक्स हो जाओ, फिर बताओ बात क्या है। मोनिका बहुत खुश है, मगर वो बहुत दूर से भागते हुए आ रही है, इसलिए बुरी तरह से थक गई है। वो अपनी धड़कनों को शांत करने की कोशिश करती है, इसलिए विवेक के रूम में रखा पानी उठाकर गट गट करके पी जाती है। विवेक जब तक उसे ऐसा करने से रोकता है, तब तक मोनिका पानी पी चुकी होती है। अब वो थोड़ा शांत है, मगर उसके चेहरे की चमक अभी भी बरकरार है। तब विवेक मोनिका को देखता है और उम्मीद करता है कि मोनिका अब उससे बताएगी कि बात क्या है। मोनिका विवेक को देखती है, एक लंबी सांस भरती है और अपने साइड बैग से एक स्लिप निकालकर विवेक के हाथ में देती है। विवेक उस स्लिप को देखता है और सोच में पड़ जाता है कि ये क्या है। तब मोनिका विवेक से कहती है, कुंवर सा, ये आपकी उस आईडी का नया पासवर्ड है जो हैक हो गई थी। मोनिका के ऐसा कहते ही विवेक के चेहरे के भाव ही बदल जाते हैं और वो मोनिका से कहता है, मगर तुमने ये सब किया कैसे मोनिका? मैंने बहुत कोशिश की थी, मगर मैं ये नहीं कर पाया। तुम ये कैसे? इस पर मोनिका एक भौं चढ़ाते हुए विवेक से कहती है, मैंने आपसे कहा था ना कि यहां सब पॉसिबल है, और देखिए, यहां ये भी पॉसिबल था। मोनिका विवेक के हाथ में उस स्लिप को दिखाते हुए उससे कहती है, जिसने आपकी ये आईडी रिकवर की है, उसने यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और आपको फॉलो करने के लिए कहा है। उसने कहा है कि अगर हम इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो दोबारा ऐसा नहीं होगा। अब विवेक के चेहरे पर बहुत खुशी है। वो मोनिका को दिल से थैंक यू कहता है। मोनिका, मेरे दूसरे चैनल को बच्चे फेक समझकर यहाँ आ ही नहीं रहे थे। मैंने कितना कहा कि वो अपनी प्रॉब्लम्स लिखें, मगर वो मेरे ओरिजिनल चैनल पर ही ऐसा कर रहे थे। अब मैं और मेरे स्टूडेंट्स एक बार दोबारा एक साथ होंगे, और ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हो पाया है मोनिका। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। ये तो सच में सोचने वाली बात है कुंवर सा, क्योंकि इस आईडी की रिकवरी सच में बहुत जरूरी थी। तो आप एक काम कीजिए, किसी अच्छी सी जगह चलकर मुझे। मोनिका जैसे ही विवेक से ऐसा कहती है कि वहां आजाद आ जाता है। उसको देखकर दोनों चुप हो जाते हैं और आजाद खून का घूंट पीते हुए विवेक से कहता है, कुंवर सा, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? मोनिका जैसे ही ये सुनती है, उसके कान खड़े हो जाते हैं और विवेक आजाद से पूछता है, कहां? तब आजाद विवेक से कहता है, कुंवर सा, जिस जगह मैं आपको ले जाने की बात कर रहा हूं, वो बताने की नहीं, दिखाने की जगह है। तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। ऐसा कहकर कनिंग सी स्माइल देता हुआ आजाद मोनिका को देखता है और मोनिका समझ जाती है कि आजाद के दिमाग में कुछ गड़बड़ चल रहा है। इसलिए वो विवेक को रोकते हुए कहती है, मगर कुंवर साहब से अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है। मोनिका के ऐसा कहने पर आजाद विवेक से कहता है, कुंवर साहब, राजा साहब का हुक्म है जिसे यहां कोई नहीं टाल सकता है। मैं बाहर आपका इंतजार कर रहा हूं। इतना कहकर आजाद वहां से चला जाता है
और मोनिका अब समझ नहीं पाती है कि वो विवेक को कैसे रोके। यहाँ विवेक राजा साहब का नाम आने पर आजाद के साथ चल देता है। मोनिका भी विवेक और आजाद के पीछे जाती है और वे जहां पहुंचते हैं, मोनिका वो देखकर शॉक्ड हो जाती है। आखिर ऐसी कौन सी जगह लेकर आया है आजाद विवेक को? जानने के लिए सुनते रहिए श्रीमान सुपर रिच, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। राजा साहब विजेंद्र सिंह जी से उसकी